हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर पीसीएस। तो अभी बीपीएससी ने अपना अपडेटेड एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और उस एग्ज़ाम में जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड है वो है बीपीएससी का पीटी। और पीटी की अगर हम बात करें तो उसका डेट है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को हमारा पीटी स्केड्यूल्ड है। और रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम्स बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे एईडीओ के और सेंट्री एंड वेस्ट मैनेजमेंट वालों का भी एग्ज़ाम करवाया गया था। 23 अप्रैल को ये एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम 14 से लेकर 21 अप्रैल तक किया गया था। तो इन पेपर्स को अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। कुछ जो भी उनका रीज़न है वो उन्होंने नोटिस में दिया था कि ये रीज़न है और उसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। तो अभी रिसेंटली हम जो भी पेपर हुआ है उसके ट्रेंड को देखते हुए ये एनालाइज़ किए हैं कि अगर हम अपने प्रिपरेशन में अगर अपने इस जो भी हम तैयारी कर रहे हैं इसमें हम एनसीईआरटी को इंक्लूड नहीं करें तो ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस होगा। तो अभी हम जो भी पढ़ेंगे उसमें हम हमारा जो पहले से जो सोर्स है उसको तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन अब एनसीईआरटी एक नॉन नेगोशिएबल सोर्स हो चुका है। आपको किसी भी हालत में एनसीईआरटी को पढ़ के जाना है। अभी हमने ये भी देखा है कि साइंस का पेपर जो कि पहले 70 वाले एग्जाम में 70वीं जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें साइंस का पेपर थोड़ा आसान पूछा गया था, लेकिन 71st के पीटी में या फिर एडीओ के एग्जाम्स की बात करें तो उसमें भी दोनों में ही साइंस का पेपर जो है वो काफ़ी ऐसे थोड़ा टफ देखने को मिला है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बनाने के लिए एग्जाम में सही सही हमको एनसीईआरटी को फॉलो हर हाल में करना पड़ेगा। तो अभी हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम एनसीईआरटी का जो 9th 10th और 11th 12th ये 4 क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं साइंस के बुक की, इसको हम टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कह लीजिए उसको हम करेंगे। ये एक चैप्टर का जिस्ट तैयार होगा। आपको अच्छे से इस वीडियो को करना है और साथ में ये जो पीडीएफ होगा इस सेशन का वो आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको 1 से 2 बार रीडिंग लगाएंगे पीडीएफ को, आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होगा। इसके बाद आप एग्जाम में ढंग से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ हमारा ये पोर्शन प्रिपेयर्ड है, एनसीईआरटी से प्रिपेयर्ड है, तो आप इसको सही सही कर पाएंगे। तो चलिए आज सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन जो है ये शुरू होता है हम तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में हम पहले भी पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, हमने हमेशा सुना भी है सबसे कि सर आइजैक न्यूटन जो है वो एक एप्पल के गार्डन में बैठे थे और वहाँ ऊपर से जब सेब गिरा तो काफ़ी उनको क्यूरियोसिटी हुई कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया आसमान की तरफ, ये नीचे ही क्यों फॉल किया है। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और तब जाके उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ये वहीं से शुरू होता है कि सर आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी थी। इसके बारे में फॉर्मूलाज वगैरह भी हम पढ़ेंगे अभी इसमें, तो ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा साइंटिस्ट का किया हुआ है डिस्कवरी। तो ये है सर आइजैक न्यूटन का। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कितनी बार बीपीएससी ऐसा करती है कि डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछ लेती है कि हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ सर्फेस के लिए होता है वो क्या होता है। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं जो यहाँ हमने लिखा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और फार्मूलाज वगैरह भी हम अभी पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने ये देखा है 71st के पीटी के एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए गए थे जो सिंपली फार्मूला में रख के आंसर उनको डिराइव किया जा सकता था, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इससे पहले कभी न्यूमेरिकल्स ट्रेंड में नहीं रहा है, तो इसीलिए वहाँ कुछ दिक्कत हुई थी बच्चों को। लेकिन अभी हम फार्मूलाज में डायरेक्ट वैल्यू डाल करके प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स का भी, तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो अभी हम आगे देखेंगे एक तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो भी ध्यान में रखेंगे। जो जो टॉपिक्स अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका देख लें। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के द्वारा जो ग्रेविटेशन के रूल दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि हर मास जो है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। अगर हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो ग्रेविटेशन बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो कि दो मासेस के बीच में लगता है। अगर कोई भी दो मास है, दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और ये फोर्स जो है वो दोनों के मास की वजह से ही लगता है। तो ये अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखेंगे कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है और ये किसी भी दो ऐसी बॉडी जिसमें कि कोई मास है उसके बीच में लगेगा। तो अगर हम यूनिवर्स के लेवल पे पढ़ते हैं तो बड़े बड़े चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सन, अर्थ, मून। तो ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बॉडीज़ हैं, इनका जो मास है वो भी टन्स में है, किलोग्राम, 1000 किलोग्राम्स एंड ऑल। तो ये अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों मास पे तो डिपेंड करता ही है और साथ ही दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास फ्री फॉल। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ गिरता है। अर्थ की तरफ वो जब गिर रहा होता है तो वो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही होती है। तो जब वो फ्री फॉल में होता है तो बॉडी किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका वैल्यू एक कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसका वैल्यू ऐसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे ये मास पर डिपेंडेंट नहीं होता, चाहे वो बॉडी हल्की हो भारी हो। अगर हम 5 केजी का पत्थर फेंके तो, या फिर अगर हम 500 ग्राम्स का कोई रबर बॉल फेंके तो दोनों को ही अर्थ अपनी तरफ जो खींचेगी उस वक्त उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। लेकिन हाँ अगर इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको राउंड ऑफ फिगर में 10 लेकर के सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी आंसर आ जाता है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे वेट और मास के बीच में कंपैरिजन। वेट क्या होता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं कि अरे इस ऑब्जेक्ट का वेट इतना है, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान देते कि वेट क्या हो रहा है और मास क्या हो रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वेट जो होता है वो लोकेशन से वैरी करता है। अगर हम आज किसी चीज़ का वेट अगर हम इक्वेटर पे कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है, सपोज वो आ रहा है x किलोग्राम। अगर सेम चीज़ का वेट अगर हम पोल्स पे जाके करेंगे तो वहाँ से वैरी कर जाएगा, वो कुछ और अलग आएगा। तो ये भी देखेंगे हम कि वेट जो है वैरी करता है लोकेशन के साथ, लेकिन मास जो होता है कोई भी बॉडी का वो कांस्टेंट होता है। अगर हम ये बोलें कि कोई एक लड़का है, उसका जो मास है, बॉडी मास, वो है 30 kg, तो 30 kg इक्वेटर पे भी सेम होगा, पोल्स पे भी सेम होगा, लेकिन अगर हम उसके वेट की बात करेंगे तो दोनों जगह पे अलग हो जाएगा। फिर सेम हम देखेंगे कि वेट अर्थ और मून की कंपैरिजन में क्या हो जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद थ्रस्ट और प्रेशर की बात है, तो थ्रस्ट जो है ये किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा होता है, टोटल फोर्स, उसको बोलते हैं। और प्रेशर उस पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं। ये भी डिटेल में देखेंगे। इसका यूनिट पास्कल होता है, ऐसा यूनिट प्रेशर का। उसके बाद बायंसी की बात करेंगे हम। बायंसी जो है वो कोई भी फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड जैसे कि पानी, केरोसिन, ग्लिसरीन, किसी भी फ्लूइड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, यानी कि डुबो देते हैं अगर किसी भी फ्लूइड में, तो कुछ पानी जो है जिस जो ऑब्जेक्ट को हम उसमें सबमर्ज कर रहे हैं उस पर वो पानी अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो उस अपवर्ड फोर्स को ही बायंट फोर्स कहते हैं। तो ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कुछ वाटर जो है वहाँ डिस्प्लेस होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे वो हम पढ़ेंगे। बायंट फोर्स इक्वल्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो जो भी फोर्स है उसका वैल्यू होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना फ्लूइड वहाँ से डिस्प्लेस होगा उस ऑब्जेक्ट के डूबने की वजह से, उसके वेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, जो कि रेशियो है डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है उसको वाटर डेंसिटी के रेशियो में कंपेयर करते हैं और वही रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। तो ये ओवरऑल हमने देखा है कि हम यहाँ पे आज टोटल 7 टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो स्टोरी वही है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो सर न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और मतलब वही है कि वो जो गार्डन में बैठे थे, एप्पल के गार्डन में, तो वहाँ एक एप्पल गिरा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि एप्पल जो है ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही आया है, और ये तो ऊपर भी जा सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने इस पर स्टडी की, तो वही है कि न्यूटन ऑब्जर्व द सेम फोर्स पुलिंग एन एप्पल डाउनवर्ड्स आल्सो कीप्स द मून इन ऑर्बिट। तो अगर हम बात करें तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल पुल था जिसने एप्पल को अर्थ की ओर खींचा था। सेम चीज़ अगर हम मून की बात करें तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ मून है, मून अगर इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपनी ओर खींच रही है। तो यही रीज़न है, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए मून जो है वो अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेम फोर्स ही है दोनों दोनों। अगर एप्पल एक छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा बॉडी है, इसके कारण अर्थ उसको अपनी ओर खींच लिया। यहाँ पे मून एक काफ़ी मैसिव बॉडी है, काफ़ी बड़ा बॉडी है, इसलिए एक फोर्स है और उसकी वजह से वो सर्कुलर पैथ पे, कह लीजिए अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसको रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो यहाँ देखेंगे कि कपलर्स, तो यहाँ हमारे पास न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देख लिया। और इसके बाद अगर हम प्लानिटरी मोशन की बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि जो भी 9 प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड किस वे में घूमते हैं, तो केपलर एक साइंटिस्ट है, केपलर, इनके 3 अलग अलग लॉज हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। हम यहाँ केपलर का थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ कहता है कि r³ / t² इज कॉन्स्टेंट। ये ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ लिया जाता है। तो r³ / t² ये जो है ये एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और ये डिराइव किया गया है, मतलब इसको यूज़ करके न्यूटन ने ही अपना जो इन्वर्स स्क्वायर रूल ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिराइव किया था। जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको न्यूटन ने डिराइव किया था इसी इक्वेशन को यूज़ करके। तो ध्यान रखेंगे r³ / t² ये कांस्टेंट है और ये केपलर का थर्ड लॉ है। यहाँ पे ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन फोकस। ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी कोई भी प्लेनेट जब सन के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, यहाँ अगर हम देखें तो ये एक एलिप्टिकल पैथ होता है। अगर मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर, ये सन है और अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो ये सर्कुलर पैथ नहीं होगा, ये एक एलिप्टिकल पैथ होगा। और ये भी ध्यान देंगे कि इसमें जब हम इस पैथ को ऑब्जर्व करेंगे तो किसी भी जो एलिप्स होता है उसका 2 फोकस होता है। किसी भी एलिप्स का जो होता है वो 2 फोकस होता है। तो जब भी हम किसी फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे तो सन को किसी एक फोकस पे इमेजिन करेंगे। यहाँ पे वही मेंशन है कि ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट इज एन एलिप्स, एलिप्टिकल शेप का होता है विद सन एट वन फोकस। किसी एक फोकस पे सन को हम इमेजिन, मान लीजिए अगर हम सन को यहाँ इमेजिन करते हैं तो इस वाले आर को, डिस्टेंस को लेंगे। अगर हम सन को यहाँ इमेजिन करते हैं तो फिर हम इस पॉइंट से सन डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि किसी एक फोकस पे सन को इमेजिन करेंगे और जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होगा वो एलिप्टिकल माना जाएगा। यहाँ पे दूसरा है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये केपलर का सेकंड लॉ है, इसको बस ध्यान में रखेंगे, एज स्टेटमेंट याद रखेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो फॉर्मूला न्यूटन ने जो डिराइव किया था हमारे केपलर के थर्ड लॉ को यूज़ करके, उस फॉर्मूला को देखते हैं।
तो ये फॉर्मूला कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे ये एफ जी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। M1 हमारे फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, M2 हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, और R जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। G यहाँ पे हमने पहले देखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सन, अगर हम इमेजिन करते हैं सन है और सन का मास है हमारे पास M1, ओके। यहाँ हमारे पास अर्थ है और अर्थ का मास है M2, और दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो है R। ध्यान रखेंगे कि R अगर हम मेजर कर रहे हैं तो सन को किसी एक फोकस पे मेजर करेंगे, अर्थ के इलिप्टिकल पैथ पे, ओके। तो ये हमारे दोनों बॉडी का मास है और ये R उसके बीच का डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऐसे बॉडीज़ के बीच लगता है जिसमें कि मास हो। तो सन का मास हमारे पास M1 है, अर्थ का मास हमारे पास M2 है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मास है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा G, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें, छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, 6.674 इंटू 10⁻⁻11। ध्यान देंगे एक बात और कि यहाँ जो 6.674 इंटू 10⁻⁻11 है, ये तो वैल्यू है, इसका ऐसा यूनिट भी ध्यान रखें, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है, ओके। तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो जी का वैल्यू ये डालेंगे इंटू M1 जो सन का मास है वो, इंटू M2 जो अर्थ का मास है वो, अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखेंगे R स्क्वायर है तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। तो वही हमारे पास लिख रखा है कि ये जो फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि M1 इंटू M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो R है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मिल गया हमारे पास कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। एक और बात ध्यान रखेंगे कि सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है और या फिर अर्थ सन को अपनी ओर जो पुल कर रहा है, दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग होगा। अगर हम सन की बात करें कि सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है तो इस फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें कि अर्थ सन को अपनी ओर खींच रहा है तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो दोनों सेम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों फोर्स का अपोजिट है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है इसका क्या महत्व है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इसमें ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सप्लेन्स व्हाई वी आर बाउंड टू अर्थ सर्फेस। अभी हम लोग चल रहे हैं, बैठे हैं या कुछ भी है तो हम अर्थ सर्फेस के बाउंड हैं, या फिर कोई भी चीज़ गिरती है तो हमारे अर्थ सर्फेस पे ही आके गिरती है, वो कहीं बीच में नहीं हवा में तैर रही है, या फिर हम चलते चलते ऐसा नहीं हो रहा है कि हम हवा में उड़ने लग गए या कुछ भी। तो यही रीज़न है कि ये ग्रेविटेशन, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, इसके कारण हम लोग अर्थ के सर्फेस के अराउंड बाउंड है। दूसरा है कि गवर्न्स द मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ये हमने ऊपर भी देखा है कि अर्थ जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मून को अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मून को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए मून जो है वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट की गवर्न्स प्लानिटरी ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अब हमारे सोलर सिस्टम में सन है, उसके अराउंड 8-9 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो को तब प्लैनेट में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट ऑल्दो प्लूटो भी सन के चारों ओर किसी डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वहाँ भी उसके भी रिवॉल्यूशन के लिए सेम फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी प्लानिटरी ऑर्बिट्स हैं उसका भी एक फिक्स्ड पैथ होता है और उसका रीज़न भी सेम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के अराउंड अगर हम मरकरी की बात करें, वेनस की बात करें, अर्थ की बात करें, किसी की भी बात करें, कोई भी प्लैनेट है तो वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इसीलिए घूम पा रहा है क्योंकि सन उसको अपनी ओर एक ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है, तो इसलिए एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। जिस तरीके से हम अभी अर्थ और मून का देख रहे थे, सेम तरीके से सन और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच का भी है। इसका नेक्स्ट ये भी है कि एक्सप्लेन्स ओशन टाइड्स कॉज्ड बाय मून एंड सन। अभी हम बहुत बार जो भी बीच पे गए हों वो आपने नोटिस किया हो कि ओशन में थोड़ी थोड़ी देर पे टाइड्स उठते रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं। तो जो ओशन टाइड्स होते हैं वो मून के द्वारा भी होते हैं कॉज, और सन के द्वारा भी। अभी आप दिन में जाते हो तो दिन में भी सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो पानी की लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं, टाइड्स बनता है और वो ऊपर उठती हैं, और रात को भी मून की वजह से वो टाइड्स ऊपर उठते हैं। और ये नोटिस किया जाता है कि ओशन टाइड जो है वो अर्थ पे जो पानी है वो मून और सन के द्वारा ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो ज़्यादा टाइड्स है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो मून में जो पूर्णिमा की रात होती है, जो फुल मून नाइट होता है, उस दिन ज़्यादा टाइड्स नोटिस किया जाता है। तो ये भी एज ए फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी के अंडर फॉल करता है तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। अब जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली बात है एयर रेसिस्टेंस तो है,
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना एयर रेसिस्टेंस के सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में फॉल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है रिगार्डलेस ऑफ मास, बड़ा हो, भारी हो या फिर हल्का हो, वो सब सेम एक्सेलरेशन जी के थ्रू ही फॉल करेगा। हाँ, बस वो एयर रेसिस्टेंस अगर आ जाता है बीच में तो उसका वैल्यू थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन हम यूजुअली जो है वो एक आइडियल कंडीशन लेते हैं जिसमें कि हम एयर रेसिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या कभी भी ऐसे कैलकुलेशन के समय हम ध्यान रखेंगे कि हम एयर रेसिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन सबके लिए कांस्टेंट लेंगे और होगा स्मॉल जी। स्मॉल जी की अगर हम बात करें तो ये अर्थ के सर्फेस के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और हाँ, ये हमने ऊपर भी देखा है कि जी का जो वैल्यू है वो वेरी करता है। मतलब हम ऊपर देख रहे थे वेट और मास की बात, तो अगर हम जी की बात करें तो हमारे पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो उसका जो मास है उसमें अगर हम ये जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है हमारे पास वेट। ये ध्यान रखेंगे कि मास में अगर हम इस जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास वो वेट आएगा। तो वेट जो है ये वेरी करेगा कैसे, देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो हाई है पोल्स पे इक्वेटर के कंपैरिजन में, और जो वैल्यू ऑफ जी है ये सेंटर ऑफ अर्थ पे इसका वैल्यू होता है 0। यहाँ पे हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होता है। अगर हम जी की वैल्यू की बात करें, वेरिएशन का एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। अगर हम अर्थ सरफेस, ये सपोज ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से हम जैसे ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। सेम चीज़ अर्थ के सरफेस से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो भी जी का वैल्यू जो है वो कम होते जाएगा। हाँ, ये सेंटर पे आकर के जी का वैल्यू जो है वो हो जाता है 0। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि इसलिए हमने ऊपर ये भी मेंशन किया था कि जी का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा होता है हर जगह। इसके कारण वेट जो है वो वेरी करता है, लेकिन मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्योंकि वेट क्या होता है, मास में अगर हम जी यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो अर्थ के सरफेस के लिए, इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके वेट आता है। और जी का वैल्यू हर जगह वेरी कर रहा है क्योंकि इसीलिए हमारे पास जो वेट है वो वेरी करेगा। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब गिर रहा है तो वो मोशन में है। तो अगर हम बात करें, हम अपने पहले हम कैनेमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसका कुछ इक्वेशन होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग वैल्यूज़ को। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है, ऊपर से गिर रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ अगर जब हम यहाँ से इसको रिलीज़ करते हैं तो यहाँ इसका यू जो है कुछ होगा, और सेम चीज़ अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे इसका वी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कुछ होगा। तो फाइनल वेलोसिटी का अगर हम बात करें तो इनिशियली इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका यू जो होता है यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे फ्री फॉल के लिए तो यहाँ ये यू का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0। वी इज इक्वल टू जी इंटू टी। यहाँ पे नॉर्मल जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है यहाँ हम ए लेते हैं, लेकिन इस केस में हम ए की जगह यहाँ जी लिए हैं। तो याद रखेंगे वी इज इक्वल टू जी इंटू टी। और एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखेंगे कि इस जी का वैल्यू जो है हम लेंगे -10। -10 ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो जी है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जी जो है एक निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये जी जो है एक्सेलरेट ये नीचे की ओर कर रहा है, इसलिए जी का वैल्यू हम लेंगे -10। तो ये याद रखेंगे, ये सिर्फ माइनस यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन को दिखाने के लिए है, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये डायरेक्शन के लिए डिनोट करने के लिए है। तो मान लीजिए अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा, तो इनिशियल स्पीड तो हमारे पास 0 है। जी की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा -10 और टी का वैल्यू हमारे पास 5 है। तो सपोज हम 5 सेकंड के बाद उसका पूछें स्पीड, तो वो हो जाएगा -50 मीटर पर सेकंड या जो भी ऐसा यूनिट है। चलिए मीटर पर सेकंड ले लेते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसका हो जाएगा -50 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखेंगे कि ये जो माइनस है ये डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पे v -50 मीटर पर सेकंड है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिर रहा है और इसका स्पीड जो है वो नीचे की ओर है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सेम चीज़ अगर हम नीचे हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। सेम इसी केस को ले लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ऑब्जेक्ट। तो सेम चीज़ यूटी हो जाएगा हमारे पास 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 1/2 जी का वैल्यू हमारे पास अगेन -10, टी हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू -10। तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा -250 मीटर। डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर हम माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा -250 मीटर है, इसका मतलब ये है कि ये नीचे की ओर 250 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। ध्यान रखेंगे माइनस कहीं भी, चाहे वो वेलोसिटी में हो या फिर डिस्टेंस में हो, कहीं भी माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की ही बात कर रहा है और कुछ भी उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और फॉर्मूला जो जैसे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। इसमें भी सेम चीज़ है। अगर आप इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और जी की जगह -10 और h जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कि ऊपर से नीचे आने में कितना ट्रैवल किया,
या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ लिख रखा है, वेर यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी, एच इज़ द हाइट, टी इज़ द टाइम एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रखेंगे जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा अर्थ जो है अपनी ओर खींचती है। तो ध्यान रखेंगे जी का वैल्यू जो है वो हम -10 ही लेंगे फॉर्मूलाज कैलकुलेट करते वक्त। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है की डिस्टिंक्शन बिटवीन मास एंड वेट। अभी हमने ऊपर देखा था मास और वेट में क्या अंतर है। तो मास जो है किसी भी बॉडी का मास हर जगह सेम रहता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मास को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एज ए स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, तो वही होगा सही ऑप्शन। और वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान रखेंगे कि वेट जो है वो एक फोर्स है। वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन में आएगा हमारे पास, किलोग्राम में नहीं। मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम में होता है, बट वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन में होता है, क्योंकि वेट इज समथिंग, बॉडी किसी भी कोई भी बॉडी है उसका कुछ मास है, उसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि अर्थ उसको उस वेट से अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो वो वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट पे, और मास जो है वो बॉडी में क्या मास है किलोग्राम में, उसकी बात करता है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट मास का हो जाता है किलोग्राम, और वेट जो होता है वो न्यूटन, क्योंकि हमने देखा है वेट क्या होता है एम इंटू जी। तो जी का वैल्यू ऑब्वियसली बात है हम कैलकुलेशन के लिए 10 लेंगे, तो जो भी मास होगा, मास हम मान लीजिए 40 है, 40 kg, तो 40 इंटू जी 400 न्यूटन उसका वेट हो जाता है। सेम चीज़ है, फॉर्मूला मास के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मास इज मास। और वेट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एम इंटू जी, यानी कि मास जो है उसमें हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे। लोकेशन के साथ वेरी क्या क्या करता है, तो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखेंगे। और वेट जो है वो डिपेंडेंट है जी पे, और ये हमेशा ही वेरी करता है लोकेशन के साथ। हमने ऊपर देखा था अभी कि 3 सिनेरियो हमने देखा था। पहला कि वेट जो है वो पोल्स पे क्या, इक्वेटर पे क्या, अर्थ के सर्फेस पे क्या, अर्थ के सर्फेस से ऊपर जाने पे, और अर्थ के सर्फेस के नीचे आने पे, और सेंटर पे। अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या होता है वो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है। नेक्स्ट है उसके बाद मून वर्सेस अर्थ। अब मून पे क्या मास है और अर्थ पे क्या मास है, तो क्या मास कहीं भी वेरी करता है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मून या अर्थ कहीं भी अगर हम मेजर करें तो मास हमेशा सेम रहेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मून हो, अर्थ हो, पोल हो, इक्वेटर हो, अर्थ का सरफेस हो, सरफेस से नीचे जा रहे हो, सरफेस के ऊपर जा रहे हो, अर्थ के सेंटर पे भी चले जाएं, तो हमारा मास जो है वो सेम होगा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ के सेंटर तक जा सके, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है अर्थ के कोर में। तो मतलब जस्ट वो है कि अर्थ कहीं भी जाने पे मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। बट इन केस ऑफ वेट की अगर हम बात करें तो हर जगह वेरी करेगा, क्योंकि जी का वैल्यू जो है वो भी वेरी करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम अगर वेट की बात करें तो जो भी वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे होता है उसका 1/6 वेट हमको मून पे देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और उनका वेट जो है अर्थ पे 600 न्यूटन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 600 न्यूटन यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसे बोलचाल की भाषा में केजी यूज़ कर देते हैं, बट दैट इज़ मास, वेट की बात नहीं है वो। तो इसका मास हो जाएगा 60 किलोग्राम इंटू 10। तो इसका जो वेट है वो 600 न्यूटन हो जाएगा। और अगर सेम पर्सन का वेट अगर हम मून पे मेजर करेंगे जा करके, तो यहाँ पे इसका मास कांस्टेंट होगा, दैट इज 60। बट यहाँ इन मून के केस में क्या होगा कि इसका जी का वैल्यू जो है 1/6 हो जाएगा। तो हम जी का वैल्यू 1/6 करके कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 10, यानी कि जी का वैल्यू अपॉन 6। सेम पर्सन का वेट अगर हम मून पे देखें तो वो हो जाता है हमारे पास 100 न्यूटन। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मून पे जाके उस पर्सन का मास जो है वो कम हो गया है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे कि मून पे भी पर्सन का मास, आप यहाँ देखिए हमने मास को 60 ही लिया है, यहाँ हमने जी की वैल्यू में 10/6 किया है, ना कि मास में कोई डिक्रीज किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मास जो है मून हो या कहीं भी हो, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट वो कम हो जाएगा मून के केस में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर एंड बायंसी। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द सर्फेस पर यूनिट एरिया। अच्छा, हमने ऊपर एक अभी थ्रस्ट देखा था। थ्रस्ट क्या होता है, हमने ऊपर थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था। थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट की अगर हम बात करें तो किसी एक एरिया, सपोज ये एरिया है और यहाँ हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पूरे एरिया में जो फोर्स लगेगा उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, थ्रस्ट इज समथिंग फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट कि परपेंडिकुलरली किसी एरिया में जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं वो थ्रस्ट होता है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये यूनिट एरिया में जो लगेगा उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रेशर। तो ये ध्यान रखेंगे कि थ्रस्ट जो है वो किसी भी एरिया में, कोई बहुत बड़ा एरिया है उसमें हम परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज थ्रस्ट, और उस बहुत बड़े एरिया का हम यूनिट एरिया ले लें कि इसमें ये जो यूनिट एरिया है उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास प्रेशर। ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली, ध्यान रखेंगे ये सब, परपेंडिकुलरली टू द सर्फेस पर यूनिट एरिया। अगर हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि जो फोर्स है अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलरली टू द सर्फेस, ये पर यूनिट एरिया हटा देता तो दैट इज थ्रस्ट। ओके, बट नाउ इट इज पर यूनिट एरिया, इसलिए ये हो जाएगा प्रेशर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगर हम प्रेशर के फॉर्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा फोर्स अप्लाइड अपॉन ए यूनिट एरिया को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे उसको। तो हमारे पास ऐसा यूनिट जो है इसका पास्कल है,
और इसको ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। ध्यान रखेंगे प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल है। ये साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, उनके नाम पे उनको ऑनर देने के लिए ये पास्कल यूनिट यूज़ किया जाता है, बट इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ध्यान रखेंगे फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम फोर्स ऑन अ स्मॉलर एरिया दैट इज ग्रेटर प्रेशर। इसका अभी हम देखते हैं कि कोई फोर्स हम लगा रहे हैं F1, ठीक है, और इसका एरिया बहुत बड़ा है, इतने बड़े एरिया पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1, और सेम फोर्स F1 हम लगा रहे हैं और एरिया छोटा कर देते हैं, एरिया इतना छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बड़ा है, ठीक है। हमने यहाँ ऊपर देखा है प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज कांस्टेंट दैट इज F1, ठीक है। F1 को अगर हम डिवाइड करेंगे ए एरिया से तो ये तो बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। बट सेम फोर्स F1 है और उसको हम छोटा ए, स्मॉल ए है, ये एक छोटा एरिया है, इसको हम लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है कि प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन स्मॉल ए। तो इस केस में प्रेशर बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एरिया कम है। तो यही लिखा है कि सेम फोर्स ऑन अ स्मॉलर एरिया, अगर छोटे एरिया पे अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं जो हम किसी बड़े एरिया पे भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसका एक हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट करके लिखा है कि नाइफ्स हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन। तो हमारे नाइफ्स जो भी हम चाकू यूज़ करते हैं अपने किचन में, तो हम देखते हैं कि उसका एज जो है वो काफ़ी पतला होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बने, एरिया कम है, फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारा इफिशिएंटली कोई भी चीज़ को काटना है तो वो ज़्यादा अच्छे से कटेगा। सेम चीज़ है कि बिल्डिंग्स के लिए वाइड फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं, जो हम बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं उसकी जो नींव होती है वो काफ़ी चौड़ा, काफ़ी वाइड दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कम हो, ताकि वो जो मिट्टी है वो धंसे नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिल्डिंग्स का फाउंडेशन जो है वो चौड़ा होता है, पतला नहीं होता है। पतला होगा तो हमारा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर पड़ रहा है उस पर और एरिया कम है, तो इसलिए हम एरिया को चौड़ा करते हैं, वाइड फाउंडेशन रखते हैं ताकि जो प्रेशर है वो कम हो। नेक्स्ट है हमारे पास बायंसी। बायंसी की अगर हम बात करें तो ये बायंट फोर्स जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सबमर्ज करते हैं, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर इज अ फ्लूइड, केरोसिन इज अ फ्लूइड, ग्लिसरीन है वो भी फ्लूइड है, किसी भी फ्लूइड में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो उस फ्लूइड, वो जो फ्लूइड है वो उस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। आप नोटिस करेंगे, आप एक कोई भी टब लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और आप उसमें एक बॉल या कुछ भी ऐसे डुबाइए, आप देखेंगे कि बॉल पे जो है अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो जो अपवर्ड फोर्स जो फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको ही कहते हैं बायंट फोर्स, या फिर उसका दूसरा नाम अपथ्रस्ट भी है, उसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, बायंट फोर्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर हम उस फोर्स की बात करें, उस बायंट फोर्स अपथ्रस्ट की बात करें जो कि हम ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है फ्लूइड के कारण, तो वो फ्लूइड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो फ्लूइड के डेंसिटी से कम है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उस लिक्विड में सबमर्ज किया है, उसका जो डेंसिटी है वो उस लिक्विड के डेंसिटी से कम है, उस फ्लूइड के डेंसिटी से कम है, तो ऑब्जेक्ट उस पर फ्लोट करने लग जाएगा। इसका एक एग्जांपल हमारे पास है कॉर्क। अगर हम वुडन कॉर्क या रबर कॉर्क जो हम देखते हैं जो बॉटल्स में यूज़ होता है, उस कॉर्क की बात करें तो उस कॉर्क को अगर हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर, किसी भी नहीं, उसको अगर हम वाटर के ऊपर फेंकते हैं तो वाटर के केस में क्या होता है कि कॉर्क उस पर फ्लोट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क है उसका डेंसिटी जो है वाटर के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए कॉर्क उस पर फ्लोट करने लग जाता है। इसका सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है अगर फ्लूइड के डेंसिटी से ज़्यादा हो, तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से अगर ज़्यादा हो तब क्या होगा। इन दैट केस ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, उस लिक्विड में, उस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। आयरन नेल की अगर हम बात करें तो आयरन नेल को अगर हम पानी में फेंक देते हैं तो आयरन का जो कील है वो उस पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी का डिफरेंस एक मेन फैक्टर है कि क्यों कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में, हाँ, तो डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो एक मेन फैक्टर है कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब रहा है या फिर कोई भी फ्लूइड में डूब रहा है या फिर उस पर फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि वही रीज़न है, आयरन नेल सिंक कर जाता है, कॉर्क फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो डिटरमाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि जो आयरन नेल है वो सिंक क्यों कर जा रहा है और कॉर्क फ्लोट क्यों कर रहा है, क्या किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, बॉयंट फोर्स क्या है, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में सबमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो कुछ लिक्विड जो है, कुछ फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। मान लीजिए अगर हम, ये एक टब है, जार है, कुछ भी है, इसमें पानी भर रखा है पूरा और इसमें हमने एक 5 kg का एक ब्लॉक इसमें सबमर्ज कर दिया। ओके, इस ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है, ठीक है। 5 kg का एक ब्लॉक हमने इसमें सबमर्ज कर दिया। तो हम जब इसको डुबोते हैं तो साइड साइड से कुछ कुछ पानी जो है वो बाहर आ जाता है, तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ,
इस वाटर जो डिस्प्लेस है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से डेराइव होता है। तो वही कहा गया है कि व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो पानी में इसको इमर्स किया गया है ये फुल्ली भी इमर्स हो सकता है या फिर पार्शियली भी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इसमें आधा डुबोएं, ये पानी का है, पानी का लेवल यहाँ तक बढ़ा है और हमने इसमें वाटर में आधा ही डुबोया है, इसको आधा बाहर है, तो पार्शियली इमर्स भी हो सकता है और यहाँ इस केस की तरह फुल्ली इमर्स भी हो सकता है फ्लूइड में। तो व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बाइंड फोर्स। हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी जब भी हम किसी चीज़ को पानी में या फिर किसी भी फ्लूइड में डुबोते हैं तो वो एक बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। ये जो फोर्स का वैल्यू होता है ये जो पानी इधर से डिस्प्लेस होगा इसके वेट के इक्वल होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से इधर से पानी कुछ डिस्प्लेस हो गया तो इस पानी का जो वेट होगा, ध्यान रखेंगे वेट नॉट मास, वेट के जो जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल होगा ये अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने डेराइव किया है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ अलग सा है ग्रेविटी से रिलेटेड। ये रिलेटिव डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। अगर हम इसका बात करें कि होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल यूजुअली वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी की बात, रिलेटिव नाम से ही लग रहा है कि हम उसको किसी के कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो वो किसी भी सब्सटेंस का जो है वो डेंसिटी से कंपेयर हो रहा है क्या, कोई रेफरेंस मटेरियल को लेके। तो यूजुअली हम रेफरेंस मटेरियल के लिए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, तो इससे ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी केरोसिन ले लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ इसमें लिखा नहीं है बट यहाँ यही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का डेंसिटी है उसको लेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो है इसलिए डायमेंशन लेस है, और साथ में रिलेटिव डेंसिटी जो है ये रेशियो ही है सिमिलर क्वांटिटीज़ का, इसलिए इसमें कोई ऐसा यूनिट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें ना तो ऐसा यूनिट है ना ही डायमेंशन है। तो ये हमारा आज का सेशन है। इसमें हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को करना है, कहाँ किसकी क्या वैल्यू लेनी है, वो सब हमने देखा है। जो भी कॉन्स्टेंट्स है उसको याद करने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो भी याद करके रखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक और अर्थ मून फोर्स की बात करें तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है कि अर्थ का मास भी फिक्स है और मून का मास भी फिक्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है। तो दोनों एक दूसरे को किस फोर्स से खींच रहे हैं, तो 2.02 × 10⁻20 न्यूटन, ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। इस वैल्यू को भी ध्यान रख सकते हैं अगर आप याद कर सकें तो। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो फोर्स है, ये न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दोनों का ही अपोजिट हो जाएगा। अर्थ मून को जिस डायरेक्शन में खींचेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मून अर्थ को खींचेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, फोर्स का जो है वैल्यू सेम रहेगा न्यूमेरिकली बट डायरेक्शन वाइज ये डिफरेंट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा? तो ये हमारा आज का सेशन है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल F2R PCS से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज़ उसको अच्छे से करें। आप इस वीडियो को भी अगर समझ में आए तो उसको 1 से 2 बार देखिए, रिवाइज करें और प्लीज़ जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करें और पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग।